हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डाई नाइट्रोजन के बारे में। उसकी हम प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी रिएक्शंस को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला जो पार्ट है आपका। इसके बाद हम अमोनिया का भी सेम तरीके से प्रिपरेशन देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर उसके रिएक्शंस देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, गिव रीज़न, ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ध्यान से समझेंगे और इनके जो आप चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे से समझेंगे, तो ये जो है आप आराम से कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन से। डाई नाइट्रोजन का मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बता दिया है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस तरह से लिंकिंग करेंगे। ये रहा एक नाइट्रोजन और ये रहा दूसरा नाइट्रोजन। ओके, दोनों के जो होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3, और इस वाले का नाइट्रोजन के भी 3, यहाँ पे मैं क्रॉस से डिनोट कर रही हूँ, 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर ये होगा लोन पेयर। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होंगे बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट, यही 3 करते हैं। तो ये 6 बॉन्ड हो गए और उसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके दोनों के फुलफिल हो गए हैं। N2 ये हो गया डाई नाइट्रोजन जिसे हम कहते हैं, जो कि होता है गैसियस फॉर्म में। ठीक, तो अब हम देखेंगे प्रिपरेशन इसकी बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 यानी कि अमोनियम नाइट्राइड। तो अमोनियम नाइट्राइड जो होगा यहाँ पर हम इसे क्या करवाएंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे। डिकम्पोज यहाँ पर मतलब है हीट प्रोवाइड करके जो ब्रेक हो जाएगा हमारे पास NH4NO2, उसे हम बोल रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम करवाएंगे अमोनियम नाइट्राइड का थर्मल डिकम्पोजिशन, देखिए NH4 जो होगा इस तरह से NH4NO2 को हीट प्रोवाइड करवाएंगे, खूब हीट प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये N और N मिलकर के अपना स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। N2 गैस बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए ये बन के निकल जाता है। अब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गए, तो इनको हम क्या करेंगे, वाटर के फॉर्म में निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन है स्टेबल हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 2 बैलेंस कर ली मैंने, 2 जो है यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले प्रिपरेशन हमने कैसे किया, थर्मल डिकम्पोजिशन कराया, किससे, अमोनियम नाइट्राइड से। तो अगर कभी प्रिपरेशन पूछी जाती है डाई नाइट्रोजन की, तो आपको पता होनी चाहिए कि हम अमोनियम नाइट्राइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करा के N2 गैस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, फिर हम देखते हैं इससे कैसे निकाल सकते हैं। इसका भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन ही करेंगे। अमोनियम यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अमोनियम ग्रुप होगा, यानी कि NH4। ठीक है, NH4 ग्रुप होगा, और हम जानते हैं जब NH4 होता है तो अपनी पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए NH जो होता है स्टेबल फॉर्म में NH3 बनाता है। जब वो एक और बनाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो साइन कौन सा आएगा, प्लस साइन आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक और इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया है, किसके साथ शेयर किया है। ओके, तो NH4 पॉजिटिव यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर अगर डाइक्रोमेट की बात करें तो क्रोमियम है, और वो भी कितने हैं, 2 है। और जब भी ATE आता है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इसने अपना कंपाउंड बनाया होगा। हम जानते हैं डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7। ठीक है, Cr2O7 होता है, और ये क्योंकि अभी 2 नेगेटिव के फॉर्म में होता है, क्योंकि अभी इसका बॉन्ड नहीं बना, ये भी अकेले है ना, डाइक्रोमेट अकेले है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, चार्ज होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होता है इसके अंदर। जैसे NH4 पॉजिटिव है, तो उसी तरह Cr2O7 2 नेगेटिव होता है। ओके, ये चार्जेस हमें पता होने चाहिए, तभी हम इनका बॉन्ड बना पाएंगे। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी है, तो आप आराम से उनका बॉन्ड बना सकते हैं। कि वो कैसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है बस। NH4 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे क्या होगा, Cr2O7 1 ही रहेगा, है ना। तो ये बन गया हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है, अमोनियम डाइक्रोमेट को बस हीट कर देना है। हीट करने के बाद आपके पास देखिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है यहाँ से निकलता है, वो होता है N2 गैस। और फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे Cr और O आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनका एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो होता है Cr2O3। Cr2O3 बना के बाहर हो जाता है, ये भी क्रोमियम की ऑक्साइड है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए वाटर हमारे पास बच गया, वाटर H और O बच गया, तो मैं हमेशा बोलती हूँ वाटर ही निकलेगा वो। तो ये हो गया वाटर आपके पास H2O,
और भी 4 मॉलिक्यूल्स इसके। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग चेक करें तो ये रिएक्शन जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, मैंने 4 यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 4 मोल मैंने ऐड कर दिया है और ये पूरी रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हैं, क्रोमियम यहाँ पे 2 ही हैं, यहाँ पर भी 2 ही हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 यहाँ नीचे पे है वाटर के साथ और 3 यहाँ पे, यानी कि 7 ऑक्सीजन जो है यहाँ पर है और यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन है। ओके, तो बचा हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 टू ज़ा 8 और यहाँ पर भी कितने हैं, 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन जो है बैलेंस है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बैलेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। जब हमें स्पेसिफिकली रिएक्शन पूछी जाती है तब एटलीस्ट आपको अपनी रिएक्शन को बैलेंस रखना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका एक और वे है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इसको N2 को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड। और तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो एजाइड है ये क्या होता है, तभी हम बना पाएंगे सोडियम एजाइड और बैरियम एजाइड क्या होता है। ओके, सो एजाइड जब भी आए, एजो जब भी आए, तो इतनी बात हमेशा क्लियर रखना कि वहाँ पर एजो यानी कि यहाँ पे मतलब है नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन का जब भी बात हो रही होती है तब हमेशा एजो, एजाइड इस तरह से बातें करते हैं, मगर जब एजाइड स्पेसिफिकली बोला है तो इसका मतलब है यहाँ पर N3 नेगेटिव यहाँ पर होगा अजाइड। ये होता है आपके पास अजाइड, इसे ही हम बोलते हैं एजाइड। ठीक है, ये हमारे पास है एजाइड। और ये जब सोडियम और बैरियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि N जो होता है N पॉजिटिव होता है और ये N3 नेगेटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के भी क्या रहेगा, Na3 रहेगा, है ना। और बैरियम की रही बात, तो बैरियम भी यहाँ पर क्या रहेगा, बैरियम क्योंकि हम जानते हैं Ba2 पॉजिटिव और N जो होता है 3 नेगेटिव ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और ये जो होगा Ba और N3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बैरियम का अजाइड और ये हो जाएगा सोडियम का अजाइड। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। अब इसकी रिएक्शन करते हैं, इनका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, देखते हैं कैसे ये N2 को बनाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम अजाइड से Na3, क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, स्टेबल रहेगा इसका मॉलिक्यूल। ओके, Na3 है, इसका हमने करवाया थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कराने के बाद क्या होगा, N आपको दिखाई दे रहा होगा कि अपनी स्टेबल फॉर्म में हमेशा बाहर निकलता है, वो होती है N2। और बचे हुए जो Na है हमारे पास, वो सोडियम के फॉर्म में, सोडियम मेटल के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 ना है आपके पास नाइट्रोजन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 हैं बट यहाँ पर कितने हैं आपके पास नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास 2 ही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 3 कर देंगे और यहाँ पर कितने कर देंगे, 2 कर देंगे। और सोडियम भी यहाँ 2 हो गए तो यहाँ पर भी हम 2 कर देंगे और ये रिएक्शन जो होगी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एजाइड। और ये आपके पास क्या है, N2 डाइनाइट्रोजन है और यहाँ पे सोडियम मेटल है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे बैरियम अजाइड के बारे में। बैरियम अजाइड हो जाएगा BaN3, क्योंकि ये अजाइड जो होता है N3 होता है, बट Ba का जो होता है चार्ज 2 पॉजिटिव होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये जो 2 होता है ये N3 में आ जाता है, तो N3 होल ट्वाइस हो जाता है। अभी हमने देखा था जस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम जैसे ऊपर हुआ है वैसे ही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, N2 जो होगा अपनी स्टेबल फॉर्म N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगी और बैरियम जो होगा अपना बैरियम निकाल देगा बाहर। ठीक है, अगर हम इसे बैलेंस करें तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे N जो है, यहाँ पे है 6N है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और Ba एक ही है और यहाँ पर भी एक ही है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो हमने अभी तक 3 मेथड पढ़ लिए हैं, वो भी तीनों के तीनों थर्मल डिकम्पोजिशन के। सबसे पहला था, हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किसका करवाया था, अमोनियम नाइट्राइड का। और उसके बाद हमने करवाया था किसका, अमोनियम डाइक्रोमेट का करवाया। और उसके बाद हमने करवाया है ये थर्मल डिकम्पोजिशन सोडियम एजाइड और बैरियम एजाइड का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी, तो इतनी बात समझ में आ गई तो हम चलते हैं अब आगे। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये शॉर्ट ही है, बहुत छोटा छोटा है इसका, आप आराम से समझ जाएंगे, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ की आती है, हम देखेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। जो भी हमारे पास एक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं अपनी N2 का, तब क्या होता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ मेटल नाइट्राइड्स में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिथियम से। ओके, उस तरह मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब करके हम करेंगे कि करके इसकी रिएक्शन। तो अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें लिथियम से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट जानने के लिए क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा एक चीज़, वो क्या है। देखिए,
एन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके पास अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो उसके पास है 3, क्योंकि जो आपके पास एस है, एस में आपके पास उसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 3 ही होते हैं जो ज़्यादातर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं। तो वो चाहे उन्हें क्या कर सकता है, 3 को गेन कर सकता है या चाहे वो 3 को लूज़ कर सकता है स्टेबल बनने के लिए, है ना। तो मगर वो क्या करता है, हमेशा 3 को गेन करता है, ठीक है। तो गेन करता है तो उस पर चार्ज के साथ है नेगेटिव आता है। हम सिर्फ एक नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन जो होगा Li का वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से होगा, तो एक N जो होगा वो क्या होगा 3 नेगेटिव होगा। और Li क्या होता है, Li उस हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यानी कि वो तीसरा ही कंपाउंड है। उसके पास कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास हैं, अगर हम देखें टोटल जो है उसके पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से भी 2 स्टेबल है, एक ही बचा, यानी कि एक ही होता है, Li पॉजिटिव होता है ना, उसको ही वो लूज़ करता है और फिर अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। तो अगर हम देखें तो Li जो है +1 है और ये क्या है -3 है, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Li जो होगा अब क्या होगा, Li3 बन जाएगा। N, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही N की बात की थी हमने, तो यहाँ पर सिर्फ एक N की बात करेंगे, यहाँ पे Li3N हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसे बैलेंस करें तो बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके। और 2 होने के बाद यहाँ पर देखिए स्टेबल हो जाएगा। अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं और ये पूरी रिएक्शन स्टेबल हो गई है, ठीक है, बैलेंस हो गई है। अगर हम यही रिएक्शन सेम रिएक्शन करवा दें मैग्नीशियम की N2 के साथ, ये सारे एक्टिव मेटल्स हैं तो इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम। अगर हम मैग्नीशियम की कराएंगे तो मैग्नीशियम का चार्ज क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है कितना होता है बताइए, इसका होता है मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स 12 होते हैं उसके पास, तो 12 में से ये जो 10 होते हैं वो उसके स्टेबल होते हैं, 2 8 होता है, फिर उसका 2 बच जाता है, इसका जो लूज़ कर देता है 2 पॉजिटिव बन जाता है। मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इतनी बात तो हम जानते ही है ना। तो उसके बाद अगर N2 की बात करें, N2 फिर से क्या है 3 नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या बन जाएगा Mg3N2 का होल। अब ये 2 है ना यहाँ पे, तो N2 का भी क्या होगा यहाँ पर, N2 का N2 ही रहेगा, क्योंकि हमने बात एक ही नाइट्रोजन की थी, ओके। अब बस बैलेंस कर देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पे Mg3 है, N2 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बस 3 लिखने हैं और ये Mg बन गया है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी। अब देखिए आगे चलते हैं, एक और इसका देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। अगर हम सेम एल्यूमिनियम के साथ करवा दें, अब किसी भी मेटल के साथ करा सकते हैं, बस आपको पता चलना होना चाहिए कि वो कितने जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में जो कि अनस्टेबल है, और कितने लूज़ करके वो उसकी वैलेंसी कितनी है, बेसिकली ये पता होना चाहिए आपको, है ना। अब देखिए यहाँ पर N2 यहाँ पे फिर से -3 है, Al आपको पता होगा, आपने सुना ही होगा, Al3 पॉजिटिव होता है। Al3 पॉजिटिव यानी कि Al के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से 2 8 यानी कि वो स्टेबल होते हैं, बचे 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज़ करना ही ज़्यादा बेहतर समझता है, तो ये Al3 पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Al3N3 हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं कैंसिल करके AlNB, तो ये दोनों ही स्टेबल हैं, तो इनके नाम जो होते हैं वो रहेंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसका नाम हो जाएगा, ये भी बताना चाहिए आपको, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और अभी हमने पहले वालों के भी नाम नहीं देखे, वो भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड था, और ये क्या था लिथियम नाइट्राइड। तो नाइट्राइड यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो नाइट्राइड्स के फॉर्म में है ये, तो नाइट्राइड्स है ये, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे N2 की रिएक्शन देखेंगे विद नॉन मेटल्स। हमने अभी तक एक्टिव मेटल्स के बारे में देखा, अब देखेंगे हम रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करेंगे विद H2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, N2 का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, N2 + H2 गिव्स, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है ना वो रिवर्सिबल होती है, दोनों ही वे में हो सकती है, इसका मतलब, ओके। और यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका टेम्परेचर और प्रेशर, और उसके साथ साथ इसका कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका टेम्परेचर होता है 720 केल्विन, और यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो होता है 200 atm, और यहाँ पर हम ये जो यूज़ करते हैं कैटलिस्ट वो होता है Fe, और हम एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं कैटलिस्ट की पावर को बढ़ाने के लिए, वो होता है मोलिब्डेनम। और यहाँ पर जो आपके पास आपको फेरस दिखाई दे रहा है, आयरन दिखाई दे रहा है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी आपकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोमोटर्स, जो कैटलिस्ट के रिएक्शन को या फिर आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोमोटर। तो यहाँ पर जो मोलिब्डेनम है हम यूज़ करते हैं, ये हमने आपने
11th क्लास में भी पढ़ा होगा, मॉलिब्डेनम जो होता है एज अ प्रोमोटर हम यूज़ करते हैं। और ये एक रिएक्शन जो है, मैं क्योंकि आपको बोल रही हूँ कि आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, अमोनिया गैस बनाने का एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, यही होता है हैबर्स प्रोसेस, जिसकी हेल्प से 2N2 2H2 मिल करके NH3 बनाते हैं। अमोनिया का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन से, जिसे हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका आपको टेम्परेचर, प्रेशर और इसके बारे में कैटलिस्ट और इसका प्रोमोटर कौन होता है ये बताना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये जो रिएक्शन है कर पाएंगे। ये रिएक्शन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है N2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे N2 और H2 जो है मिल करके अमोनिया गैस बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो अमोनिया तो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हमें ये चीज़ मिल रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही है, तो वो रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। हैबर्स प्रोसेस है इसका नाम। और 720 केल्विन यहाँ पर इसका टेम्परेचर रहता है और प्रेशर यहाँ पर 200 atm रहता है विद कैटलिस्ट फेरस। और यहाँ पे प्रोमोटर कौन होता है? प्रोमोटर होता है हमारा मॉलिब्डेनम, याद रखना मॉलिब्डेनम। ओके, अब हम चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अब हम देखेंगे रिएक्शन विद N2। ठीक है, तो N2 का रिएक्शन करवाते हैं, N2 + O2 गिव्स। ये भी रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वो होता है 2273 केल्विन से लेकर के यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 3273 केल्विन तक। ठीक है, और बनता क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ पे दो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है मिलकर के 2 मोल्स NO के बनाते हैं। NO जो होता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये N2 + O2 मिलकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको कभी भी रिएक्शन बोला जाए N2 का और ऑक्सीजन का और आपको पूछा जाए कि इसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर NO बनता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ रिएक्शन ऑफ N2 विथ कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला तो मैंने आपको यहाँ पे पहले लिखा दिया है, CaC2 यानी कि कैल्शियम। और यहाँ पर क्या है? कार्बन के 2 हैं, यहाँ पर आपके पास 2 मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, कैल्शियम जो कार्बाइड है वो रिएक्शन किसके साथ करेगा? N2 के साथ करेगा। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर CaC2 + N2 यहाँ पर होगा। ठीक है, इतनी बात रहेगी। यहाँ पर बस क्या होगा, ये जो C होगा, CaC जो होगा एज इट इज़ यहाँ रहेगा। बस यहाँ पर क्या होगा, N2 जो होगा यहाँ पर आ जाएगा, C के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन निकाल देगा यहाँ पर। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर जब निकल जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा CaCN2, N2 के फॉर्म में आएगा। ओके, CaCN2 और एक कार्बन जो होता है कार्बन के फॉर्म में ही निकल जाता है। तो ये रिएक्शन बड़ी स्पेशल है क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, CaCN2 जो होता है कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं इसे हम, साइना है ना, तो कैल्शियम साइनामाइड क्योंकि यहाँ पे अमाइड भी है, N2 भी है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। और कार्बन भी है और अमाइड नाइट्रोजन भी है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसे? कैल्शियम साइनामाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का अगर आपके पास रिएक्शन आ जाता है, बोलते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन कीजिए N2 के साथ, तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक कैल्शियम के साथ एक कार्बन को रहने देंगे और N2 को यहाँ पर ले आएंगे, एक कार्बन जो होगा एज इट इज बाहर चला जाएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले पढ़ा उसकी प्रिपरेशन हमने कैसे की थी। हमने पहले लिए 2 जो थे, दोनों अमोनियम थे, यानी कि अमोनियम नाइट्राइट और दूसरा था अमोनियम डाइक्रोमेट। तीसरा क्या दिया था हमने? सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड। ठीक है, तो तीनों हमने कैसे करवाए थे? थर्मल डिकम्पोजिशन से। रिवाइज हो गया। अगर हम अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले देखा एक्टिव मेटल से कैसे करता है, और उसके बाद हमने देखा था कि नॉन मेटल से कैसे करता है। एक्टिव मेटल से हमने Li + N2 करवाया, जिसने क्या बनाया? Li3n। उसके बाद Mg के साथ हमने रिएक्शन करा, Mg और नाइट्रोजन का, तो Mg3n2 बनाया मैग्नीशियम की नाइट्राइड। और एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन का रिएक्शन कराया तो Al3n3 या फिर Aln भी बोल सकते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमने बनाया। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम आए थे नॉन मेटल्स की तरफ। फिर नॉन मेटल्स में हमने हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया, किसके साथ? N2 के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हैबर्स प्रोसेस हम इसे बोलते हैं, जिससे अमोनिया हम प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हैबर्स प्रोसेस। और उसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको तभी भी बोला था 720 केल्विन और 200 atm जो होता है, इसमें प्रेशर होता है।
फेरस जो होता है यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा होता है। मॉलिब्डेनम जो होता है प्रोमोटर, जो कि क्या करेगा, कैटलिस्ट के एक्शन को और ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, तो उसे हम बोलते हैं मॉलिब्डेनम, जो प्रमोट करेगा किसके काम को, कैटलिस्ट के काम को। सिंपल मॉलिब्डेनम यहाँ पर यूज़ करते हैं और यहाँ पर NH3 का हम NH3 जो है इससे बनाते हैं। फिर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन के साथ क्या मिला हमें, सिंपल से N2+O2, और वहाँ पे बस हमारे पास टेम्परेचर जो है तो बहुत ज़्यादा हाई था, 2273 केल्विन से 3273 केल्विन। तो यहाँ पर हमारे पास NO बना, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद हमें आया यहाँ पर रिएक्शन ऑफ N2 में, और रिएक्शन ऑफ N2 में हमने कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन कराया, जिसमें हमें मिला कैल्शियम साइनामाइड। ओके, इतना सा हमने आज किया, रिवाइज हो गया। इसी तरह आप भी रिवाइज कीजिए तो आपको भी यहाँ पे याद हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, जबान पे रहेगा आपके, कि क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं, रीजन दीजिए इस बात का, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में जो आता है P ब्लॉक से, तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, इन्हीं में से निकल के आते हैं क्वेश्चन। तो हमेशा इन सब चीज़ों को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने हैं, हमेशा समझना है इन सब चीज़ों को और प्रैक्टिस में रहना है। P ब्लॉक जो है बहुत ज़्यादा प्यारा चैप्टर है, अगर आप इसे समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग यही वाला चैप्टर लगेगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया ये, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में, उसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस, वो सब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned with my channel. Goodbye.